हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सीएसएस का पार्ट 3 करने वाले हैं। अगर आपने पिछला पार्ट नहीं देखा है तो उसे जरूर देखें। अगर उसे आप नहीं देखेंगे तो ये वाला पार्ट आपको समझ नहीं आने वाला है। तो हम सीएसएस के तीसरे पार्ट में आ जाते हैं। इसमें हम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के बारे में पढ़ेंगे कि सीएसएस में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग किस तरह से किया जाता है और किस तरह से हम बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ओवरलाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं और फॉन्ट साइज कैसे बढ़ा सकते हैं वो भी हम देखने वाले हैं। यहाँ पर मैंने एक डॉक्यूमेंट बना दिया है जिसमें मैंने एक हेडिंग दी है और उस हेडिंग में वेलकम टू संजय क्लासेस लिखकर उसको क्लोज कर दिया। उसके बाद एक पैराग्राफ लिखा है। आप भी इस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग आप पैराग्राफ लिख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम जब इस ब्राउजर पे जाते हैं तो कुछ इस तरह से ये हमें दिखाई देता है। ठीक है, अभी सबसे पहले क्या करेंगे, हम चाहते हैं कि भाई बिल्कुल भी बॉडी में मार्जिन ना आए। ठीक है, और पैडिंग भी ना आए। तो हम यहाँ पर सबसे पहले यूनिवर्सल सेलेक्टर का यूज करेंगे। यूनिवर्सल सेलेक्टर का यूज करने के लिए हमें एस्टेरिस्क साइन का इस्तेमाल करना पड़ता है। ये बताता है कि जितने भी एलिमेंट्स आप यूज करेंगे सीएसएस फाइल में उन सब में एक जैसी प्रॉपर्टी आप लगाना चाहते हैं, इसलिए हम एस्टेरिस्क साइन का यूज करते हैं। ठीक है, अभी हम यहाँ पर लिख देते हैं मार्जिन 0 एंड पैडिंग भी हम 0 दे देते हैं यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से अभी आप देखेंगे तो बॉडी में बिल्कुल भी मार्जिन नहीं आएगा जो पहले आ रहा था। जैसे अभी आप देख रहे हैं मार्जिन आ रहा है, उसको मार्जिन को हटाने के लिए हमें क्या करना है, रिफ्रेश करना है। तो आप देखोगे थोड़ा सा सेव कर देता हूँ। पहले मैंने शायद सेव नहीं किया, तो सेव करना आवश्यक है। और उसके बाद हम जब रिफ्रेश करेंगे तो आप देखोगे बिल्कुल ही मार्जिन आपको नहीं दिखाई दे रहा है कहीं पर भी। ठीक है, इसके बाद हम जो हेडिंग है उस पर हम बैकग्राउंड कलर देना चाहते हैं। पिछली क्लास में मैंने बैकग्राउंड कलर के बारे में बताया था आपको। अब मैंने हेडिंग एलिमेंट सेलेक्टर यानी कि एलिमेंट का नाम लिखकर आप उसको टारगेट कर सकते हैं सीएसएस की मदद से। यहाँ पे हम दे देते हैं बैकग्राउंड कलर एक्वा, कोई और कलर भी आप दे सकते हैं। उसके बाद जो कलर उसके अंदर है वो हम देना चाहते हैं, मतलब टेक्स्ट पे जो कलर दोगे उसके लिए कलर का यूज होता है। तो यहाँ पर हम ले देते हैं व्हाइट। इसके बाद इसको हम इतना पहले सेव कर लेते हैं। तो सेव करने के बाद जब आप ब्राउजर पे जाएंगे तो कुछ इस तरह से आपको नजर आ जाएगा। ठीक है, अब अगर हम चाहते हैं कि इसकी हाइट बढ़ाना चाहते हैं, इसकी जो हेडिंग हमने दी है उसकी हाइट बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए हाइट एलिमेंट का यूज कर सकते हैं। हम इस तरह से हम किसी पिक्सल में भी हाइट दे सकते हैं और परसेंटेज में भी दे सकते हैं। यहाँ पर मैं 10% दे रहा हूँ और सेव करता हूँ। जैसे हम सेव करेंगे तो आप देखोगे इस हेडिंग की हाइट बढ़ जाएगी। ये देखिए। ठीक है, अगर आपको और बढ़ानी है तो यहाँ पर 10 की जगह पर 20 लिखे और सेव करें। सेव करने के बाद आप देखेंगे तो इस तरह से ये ऑप्शन आ जाएगा। ये ऑप्शन आ गया है, हेडिंग आपकी बढ़ गई है। ठीक है, यहाँ पे जो कलर है वो हम थोड़ा बदल सकते हैं। जैसे मुझे अगर ब्लू करना है, ठीक है, तो मैं ब्लू कर देता हूँ और मैं इसको सेव करके रिफ्रेश करके देखते हैं हम कैसा आता है। कुछ इस तरह से आ रहा है वेलकम टू संजय क्लासेस। इस वेलकम टू संजय क्लासेस को थोड़ा सा नीचे लाने के लाइन हाइट का यूज करेंगे ताकि लाइन में स्पेसेस आ जाए और वो थोड़ा सा नीचे आ जाए। तो जब भी आपको कोई स्पेस देना हो किसी एलिमेंट के बीच के टेक्स्ट में तो लाइन हाइट का इस्तेमाल ही करना पड़ता है। यहाँ पे कोलन लगाकर आप दे देते हैं 120 px और सेव कर लेते हैं। जैसे आपने 120 px लिखा और यहाँ पे रिफ्रेश करोगे तो आप देखोगे आपकी हेडिंग बिल्कुल सेंटर पे आ चुकी है। ठीक है, अगली जो प्रॉपर्टी है आपके सामने वो होती है फॉन्ट साइज, कि आप अपने टेक्स्ट के फॉन्ट को कैसे बढ़ाना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या लिखते हैं, उसके लिए हम फॉन्ट साइज का यूज करते हैं। तो फॉन्ट साइज लिखने के बाद यहाँ पर जितना फॉन्ट साइज आप देना चाहते हैं उतना आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अगर मैं 60 px देना चाहता हूँ तो मैंने 60 px लिख दिया, सेव कर लिया। तो आप देखोगे आपके टेक्स्ट के साइज 60 px हो जाएगा। ये देखिए, इसी तरह से अब पैराग्राफ की हम स्टाइलिंग कर लेते हैं। पैराग्राफ में मैंने एक आईडी दे रखी है, आईडी का नाम है S1। ये देखिए, जब भी आईडी को सेलेक्ट करना होता है तो हैश का इस्तेमाल करते हैं, हैश और आईडी का नाम।
इसके बाद हम यहाँ पे पैराग्राफ पे भी स्टाइलिंग दे देते हैं। मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड कलर दे दिया ऑरेंज। ऑरेंज देने के बाद यहाँ से मैंने थोड़ा फॉन्ट साइज इसका बढ़ा देता हूँ। फॉन्ट साइज मैं यहाँ पे कर लेता हूँ 40px और सेव करते हैं। जब हम यहाँ पे सेव करेंगे तो कुछ इस तरह से हमें पैराग्राफ दिखाई देगा। देखिए, अब अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पर टेक्स्ट बिल्कुल लेफ्ट मोस्ट में चिपक के आ रहा है, बिल्कुल स्पेस नहीं आ रहा उसमें लेफ्ट मोस्ट में। तो स्पेस देने के लिए या राइट में भी अगर मुझे स्पेस देना है तो उसके लिए पैडिंग का इस्तेमाल होता है। मार्जिन क्या होता है? आउटर एलिमेंट का जो गैप होता है मार्जिन बोलते हैं, और इनसाइड एलिमेंट का जो गैप होता है उसे हम कहते हैं पैडिंग। यहाँ पैडिंग देता हूँ मैं 10px की और सेव करता हूँ, तो आप देखोगे 10px की पैडिंग हो जाएगी। ये देखिए इस तरह। अगर आपको इससे ज्यादा करना है तो आप यहाँ पे 20px पे लिख सकते हैं। सेव करके आप देखेंगे यहाँ 20px की पैडिंग हो जाएगी। ये देखिए हो चुकी है 20px की पैडिंग। अगला हम बात करते हैं इसका फॉन्ट वेट कैसे बढ़ाना है, यानी कि बोल्ड कैसे करना है। तो बोल्ड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? फॉन्ट वेट का यूज करते हैं। तो यहाँ ले देते हैं बोल्डर और सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद यहाँ पे हम रिफ्रेश करते हैं तो ये थोड़ा सा बोल्ड हो जाएगा। ये देखिए आपका टेक्स्ट बोल्ड हो चुका है। ठीक है, आपका जो टेक्स्ट है वो क्या हो चुका है? बोल्ड हो चुका है। यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो हमें सही करनी पड़ेगी। जैसे डॉग के बीच में देखिए यहाँ पे स्पेस नहीं आ रहा है, तो हम स्पेस दे देते हैं जहाँ जहाँ पे आपको नहीं दिख रहा है। वैसे हम एलिमेंट से भी स्पेस दे सकते हैं पर उसमें समय लगेगा। ठीक है, तो हम इसी से दे देते हैं अभी। तो मैंने इससे दे दिया है और यहाँ पर हम यहाँ पर सेव कर लेते हैं इसको भी। फाइल पे जाके सेव करना पड़ता है हमें। उसके बाद जब हम रिफ्रेश करेंगे तो आपको थोड़ा टेक्स्ट थोड़ा सही से दिखने लग जाएगा। ये देखिए इस तरह से दिखने लग गया है। यहाँ पे और भी जगह अगर कहीं पे गैप है तो उनको भी हम सही कर देते हैं। और कहाँ कहाँ पे गैप आ रहा है, कहाँ पे स्पेस नहीं आ रहा है, एक तो यहाँ नहीं आ रहा है और कहीं पे यहाँ नहीं आ रहा है। सेव करते हैं हम दोबारा और दोबारा इसको क्या करेंगे? रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, सेव कर लेते हैं। यहाँ देखिए कहाँ बहुत जगह पे आपका स्पेस नहीं है। इस तरह से हमने यहाँ पे ले आए हैं। ठीक है, इसके बाद होता है अगला जो एलिमेंट है आपका, वो होता है फॉन्ट स्टाइल। ये इटैलिक करने के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे लिखते हैं हम फॉन्ट स्टाइल और फिर लिखते हैं इटैलिक। इटैलिक सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं तो आप देखोगे स्लैंट हो जाएगा टेक्स्ट। ये देखिए आपका आपका टेक्स्ट लैंड हो चुका है। ठीक है, आपको टेक्स्ट लैंड दिखाई दे रहा होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला जो एलिमेंट है वो होता है फॉन्ट फैमिली। फॉन्ट फैमिली क्या होता है कि आपके जो भी टेक्स्ट है उसका फॉन्ट स्टाइल को बदलता है। उसके लिए हम करते हैं फॉन्ट फैमिली। फैमिली में आपका अलग अलग फैमिलीज होती है। जैसे एरियल होता है, कॉपर होता है। ठीक है, और भी बहुत सारी फैमिलीज होती है जो हम यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे एरियल लिख देते हैं अभी। ARIAL एरियल हमने यूज कर लिया है और सेव कर लिया। तो यहाँ पे थोड़ा सा फॉन्ट स्टाइल में बदलाव होगा क्योंकि मैंने एरियल ले लिया। तो एरियल कुछ इस तरह से आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। अगले उसमें जाते हैं। तो अगला जो आपका ऑप्शन होता है वो होता है लेटर स्पेसिंग, कि लेटर के बीच में कितना स्पेस देना चाहते हैं। उसके लिए हम ले देते हैं लेटर स्पेसिंग। अब अगर आप 3px की स्पेसिंग देना चाहते हो 3px ले लीजिए और सेव कर लीजिए। जब हम सेव करते हैं तो यहाँ पे 3px की स्पेसिंग आ जाएगी। ये देखिए लेटर के बीच में स्पेस आ चुका है। अब लेटर के बीच में जो स्पेस आ गया है उसको हम इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, अब ये तो लेटर का स्पेसिंग होता है, एक वर्ड स्पेसिंग भी होता है। तो यहाँ पे हम दे देते हैं वर्ड स्पेसिंग। तो वर्ड स्पेसिंग का यूज करते ही हम यहाँ पर दे देंगे वर्ड स्पेस कितना करना है वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने अगर वर्ड स्पेस देना है 4px तो यहाँ पे 4px का स्पेस दो वर्ड के बीच में आ जाए।
इस तरह से हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, इस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं। अगले ऑप्शन पे देखते हैं, अगला होता है टेक्स्ट डेकोरेशन। तो टेक्स्ट डेकोरेशन में तीन प्रॉपर्टीज होती हैं आपकी। एक तो नन होता है, एक ओवरलाइन होता है, एक अंडरलाइन होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे टेक्स्ट डेकोरेशन यूज करते हैं। अगर मुझे किसी टेक्स्ट को अंडरलाइन करना है तो मैं यहाँ लिखता हूँ टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन। तो जैसे मैंने अंडरलाइन लिखा और सेव किया इसको, तो आप देखोगे कि आपके टेक्स्ट के बीच में अंडरलाइन आ गया है। ये देखिए, सब में अंडरलाइन आपको शो कर रहा हो। ठीक है, थोड़ा स्पेसिंग दिया तो स्पेसिंग को भी अंडरलाइन में शो करेगा वो। ठीक है, उसके बाद अगर हमें दो प्रॉपर्टी लगानी है, अंडरलाइन भी ओवरलाइन भी, तो मैं इस हेडिंग पे आता हूँ। तो आप हेडिंग पे देखोगे यहाँ पे दो प्रॉपर्टी में लगा रहा हूँ। सबसे पहली कौन सी है? टेक्स्ट डेकोरेशन। मैं टेक्स्ट डेकोरेशन पहले लिख देता हूँ। टेक्स्ट डेकोरेशन, तो सबसे पहली लाइन है अंडरलाइन। यहाँ लिखता हूँ मैं, टेक्स्ट के बीच और डेकोरेशन के बीच में हाइपर आना चाहिए। टेक्स्ट डेकोरेशन लिखने के बाद यहाँ पे अंडरलाइन। अंडरलाइन लिखने के बाद यहाँ पे हम लिख देंगे ओवरलाइन, कॉमा डाल दें और सेव कर दें। सेव करने के बाद अगर आप देखोगे अंडरलाइन ओवरलाइन दोनों आ जाए। ठीक है, तो ये नहीं आई है। पहले मैं इसको सेव करके देखता हूँ कि क्यों नहीं आई है। क्यों नहीं आया है? क्योंकि बैकग्राउंड कलर आपका ब्लू नहीं। एक बार देख लेते हैं। देखो, स्पेस इसमें कॉमा नहीं आएगा, आप सीधा स्पेस लेके लिखें, तो शायद इसी वजह से नहीं आ रहा। आप देखते हैं रिफ्रेश करके, तो ये देखिए आ चुका है। तो अंडरलाइन होता है नीचे की तरफ, ओवरलाइन होता है ऊपर की तरफ। ठीक है, इस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं। आगे जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है लाइन थ्रो। लाइन थ्रो क्या होती है? जब भी मैं यहाँ पे लाइन थ्रो लगाऊंगा, क्या होगा? टेक्स्ट के ऊपर लाइन आ जाएगी, उसे कहते हैं लाइन थ्रो। ठीक है, आपको दिख भी रहा होगा प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे हमने लाइन थ्रो प्रॉपर्टी लगा दी। तो इसमें हम लाइन थ्रो प्रॉपर्टी कैसे लगती है वो भी देख लेते हैं। तो यहीं पे हम टेक्स्ट डेकोरेशन में अंडरलाइन को हटाकर लाइन थ्रो का यूज कर लेंगे। ठीक है, एक और प्रॉपर्टी यूज होती है जो हम रह गया था, वो होती है लाइन थ्रो। अब मैं सेव करता हूँ और देखता हूँ क्या होता है लाइन थ्रो। तो इस तरह से लाइन आ जाती है ऊपर की तरफ। ठीक है, अभी हम इसको अंडरलाइन ही कर देते हैं। तो टेक्स्ट डेकोरेशन नन की प्रॉपर्टी होती है कि हाइपर लिंक में यूज हो सकती है। तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे ये यूज होगी हाइपर लिंक। तो जैसे मैंने पैराग्राफ बना लिया है, एक बार इसको सेव कर लेते हैं, जो हमने पहले किया था। फाइल पे जाके सेव करते हैं। रिफ्रेश नहीं करना था, हमें सेव करना था। तो एक मिनट रुकिए, सेव करता हूँ। ठीक है, फिर से मैं इसको सेव करता हूँ यहाँ पे, और इस एलिमेंट को भी सेव कर लेते हैं। ये भी है। तो हम जब रिफ्रेश करेंगे तो ओवरलाइन हट चुका है, यानी कि स्ट्राइक को भी आपका हट गया। इस हेडिंग के नीचे हम कोई मेन्यू बार बनाना चाहते हैं, तो मेन्यू बार बनाने के लिए मैं हेडिंग के बाद ही यहाँ पर एक डिव बना लेनी है और उसकी आईडी दे देनी है मेन्यू। आप चाहो तो कैसे भी लिख सकते हो। मेन्यू देने के बाद सिंपल हम मेन्यू बार बनाएंगे। यहाँ पे डिव हमने लिख दिया है, और यहाँ पर हम ए का यूज करते हैं, ए एच रेफ। और यहाँ पे अभी मैं हैश लिख रहा हूँ क्योंकि अभी मैंने कोई फाइल नहीं बनाई है, तो अभी हम हैश से ही करेंगे। आप जब इसको बनाएंगे तो कोई फाइल ऐड कर सकते हैं अपने लिंक पे। फिर से ए एच रेफ करके हम यहाँ पे एच लिख देंगे, और होम पे जाके अबाउट अस के बाद ए लिख देते हैं। ठीक है, इसी के बाद ए एच रेफ करके हम यहाँ पर हैश लिख देते हैं, और यहाँ पे लिख देते हैं कोर्स। ठीक है, इसके बाद ए को यहाँ पे लिख, उसके बाद फिर से हम ए एच रेफ लिख देते हैं, और यहाँ पे फिर से हैश लिख देते हैं। हैश लिखने के बाद यहाँ लिख डाउनलोड कॉन्टेक्ट अस। कॉन्टेक्ट अस लिखने के बाद यहाँ पर हम ए को लिंक करेंगे। अब हम इसको सेव कर लेते हैं। जब हम इसको सेव करेंगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे एक लिंक बन के आ गया है। ये देखिए, ये लिंक बन के आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब इस डिव की सेटिंग हम कर लेते हैं।
तो div की सेटिंग क्या है, आईडी मेन्यू है इसका, तो मैंने हैश मेन्यू लिखा और मैंने बोला कि भाई ये जो div है इसकी वेड वेड तो उतनी रहेगी, हाइट में थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। मैंने हाइट दे दिया 200 px का, और यहाँ पर मैंने इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद आप देखोगे इस div की हाइट बढ़ जाएगी, ये देखिए बढ़ गई, पर थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ गई है, तो मैं इसको थोड़ा कम कर लेता हूँ। मैं इसको 100 px दे देता हूँ और सेव करके रिफ्रेश कर, तो ये देखिए इस तरह से आ गई। ठीक है, अगर आपको और कम देना है तो और कम भी आप दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसा भी आपको सही लग रहा है आप उसको अकॉर्डिंग इसको दे सकते हैं। इसके बाद देखिए ये हाइट आपकी बढ़ गई है। अब टेक्स्ट जो ए है उसके टेक्स्ट के साइज को भी हम बढ़ा देते हैं। अभी मैंने आपको बताया था टेक्स्ट के साइज को बढ़ाने का तरीका क्या था। ए लिखकर हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे देखो मेन्यू बार के इनसाइड वाला हाइपरलिंक चाहिए, तो इसलिए हैश मेन्यू लिखकर फिर मैंने स्पेस देके ए लिखा है। ठीक है, तो ये इसके चाइल्ड को सेलेक्ट करेगा और उसको टारगेट करेगा। यहाँ पे देखो फॉन्ट साइज हम कितना, यहाँ पे फॉन्ट साइज दे सकते हैं 30 px और सेव कर लें, तो आप देखोगे आपका जो हाइपर लिंक है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो चुका है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो हाइपर लिंक आपने देख रहे हैं आप, इसमें बिल्कुल भी स्पेस नहीं आ रहा। आप क्या करेंगे, हल्की सी इसमें पैडिंग देंगे। पैडिंग देना है, आपको पैडिंग लिखना है और हल्का सा आपको यहाँ पे पैडिंग दे देना है। मैं यहाँ 10 px का पैडिंग दे देता हूँ, जिससे कि चारों तरफ से ये 10 px का हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से हो चुके हैं। अभी देखो ये ऊपर ही है, नीचे नहीं आए हैं। तो मैंने अभी एक प्रॉपर्टी आपको बताई थी लाइन हाइट की, तो मैं डिफ पे लगाने वाला हूँ। मैंने यहाँ लगाया लाइन हाइट और मैं इसमें दे देता हूँ 100 px। देखते हैं कितना आता है। हो सकता है नीचे भी आ जाए, पर मैं रिफ्रेश करके देखता हूँ कितना ये है। बहुत नीचे आ रहा है, तो थोड़ा सा ऊपर करने के लिए जितनी हाइट उसकी है उतनी ही हाइट दे दी। ठीक है, सेव कर लेते हैं और रिफ्रेश करते हैं, तो ये बिल्कुल फिल्टर से आ गया, वो आ गया। अब इसके बाद अगर अभी भी आपको लग रहा है कि थोड़ा सा नीचे है, थोड़ा सा ऊपर कर सकते हैं आप इसको। तो मैंने 80 दिया तो आप 75 कर दें। ठीक है, और सेव करके देखें कितना ऊपर आया, कितना ऊपर आया। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पे मुझे टेक्स्ट डेकोरेशन को हटाना है। तो मैंने अभी आपको प्रॉपर्टी बताई थी टेक्स्ट डेकोरेशन, उसमें एक एलिमेंट रह गया था, एक प्रॉपर्टी रह गई थी, एक वैल्यू रह गई थी। और वो क्या थी, वो थी आपकी, वो थी नन। तो नन वैल्यू जो मैंने दी है उस प्रॉपर्टी में टेक्स्ट डेकोरेशन में, तो आप देखोगे यहाँ पर एक अंडरलाइन हट चुका है। ठीक है, अब मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ इस डिव को। मैं इस डिव को ब्लैक कलर का बैकग्राउंड दे रहा हूँ। यहीं पे मैं आ जाता हूँ, बैकग्राउंड देते हुए बैकग्राउंड कलर ब्लैक। मैंने इस डिव को बैकग्राउंड कलर ब्लैक दे दिया। ये आप रिफ्रेश करते हैं तो आप देखोगे बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो चुका है, पर डिव को मुझे वाइट, मतलब हाइपरलिंक को मुझे वाइट देना है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे जो हम टेक्स्ट कर दिया उसके बाद देखो, अगर हम देखें इस तरह से हो रहा है, मुझे तो वाइट देना है। मैं यहाँ पे कलर वाइट दे दो, वाइट दे दिया और सेव करने के बाद जब हम रिफ्रेश करेंगे तो आप देखोगे तो इस तरह से बनके, इसमें एक प्रॉपर्टी होती है ओवर। ओवर कैसे लगाना है मुझे, ओवर लगाने के लिए ए लिखना है, कोलन ओवर एक तरह से लगेगा, और उसके बाद हम लिखेंगे बैकग्राउंड कलर। अब मैं बैकग्राउंड कलर, क्या आप ऑरेंज देना चाहते कलर, मैं ब्लू देना चाहता हूँ, क्या कलर रहने देते हैं बैकग्राउंड को। सेव कर लिया मैंने और रिफ्रेश, ये देखिए बिल्कुल आपका कलर इस तरह आ रहा है। अभी मैंने इसकी पैडिंग थोड़ी कम दी है, बता दूंगा तो ऊपर का थोड़ा कम दिख रहा होगा आपको, वैसे आपको नजर आ रहा है। मैं इसमें रेड देता हूँ, रेड कलर का कर देता हूँ मैं, प्रेस करता हूँ, आप देखो ये देखिए इसके बाद क्या होता है कि वो पैडिंग और देता है यहाँ पे देखा तो आप देखोगे थोड़ा सा
और आपका पैडिंग थोड़ा सा गैप भी इन्होंने लेगा और इससे ज्यादा बढ़ाओगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन हो सकता है कि अगर मैं लाइन हाइट थोड़ा ही नीचे आ जाए, अगर लाइन हाइट बढ़ा चारों तरीके सेट करते हैं, आप देखोगे तरफ और आ गया है। इसके अलावा देखो ऊपर का गैप कम है, नीचे जा रहा है। हम क्या करेंगे, हम और कम करेंगे और बढ़ाएंगे इसको, हमें ठीक है 79 कर दिया, सेव करते हैं, हम रिफ्रेश करते हैं, आप देखोगे परफॉर्मेंस जब बेटर है पहले से, और कम करना तो और कम दिया। इस तरह से हमारे ये क्या हो जाता है, बन जाता है। और हमने यहाँ पर सारे फॉन्ट स्टाइल, जैसे एक फॉन्ट स्टाइल रह गया तो है टेक्स्ट अलाइन। टेक्स्ट अलाइन क्या होता है, मान लो जो ये जो मैंने बनाया ये मैं टेक्स्ट अलाइन ऐसे मैं सेंटर करता हूँ, आप देखो मैंने बार वहाँ पे सारे के सारे सेंटर की तरफ सेव नहीं किया, नहीं आया तो ये थोड़ा गड़बड़। एंकर टैग पे लगा, जबकि इसको एंकर टैग पे ना होकर, एंकर टैग पे ना होकर मेन्यू की सिर्फ हमने, ठीक है यहाँ पे जैसे टेक्स्ट हम लिख देते हैं, सेव करते हैं और इससे आप देखोगे जो टेक्स्ट है मेरे पास एंटर से आपको, आई थिंक आपको जितनी प्रॉपर्टी मैंने बताई समझ आई होगी। आप भी इस तरह का पेज देख सकते हैं। थैंक यू।